हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप, जो कि मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। यह इसका पार्ट फर्स्ट है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है उसे किस प्रकार विभाजित किया गया है और उसका हम अध्ययन करेंगे आगे वन बाय वन। चलिए डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। मध्य प्रदेश के भूभाग को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला विभाजन है जिसका नाम है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश, ओके। और इसके अंतर्गत फर्दर अगेन 5 विभाजन किए गए हैं। और मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत जो 5 विभाजन हैं उनके नाम है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ओके, तो इस प्रकार से जो पहला विभाजन था, तीन मुख्य भाग जो विभाजित हुए थे, उसमें पहला मध्य उच्च प्रदेश है। इसके अंतर्गत 5 विभाजन किए गए हैं। और जो दूसरा विभाजन है वह है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और तीसरा विभाजन है पूर्वी पठार, या जिसे बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। अब यदि बात करें कि इन भूभागों का जो क्षेत्रफल है वह मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, इसका जो प्रतिशत है वह है 10.68। ओके, 10.68% है। इसके बाद जो बुंदेलखंड का पठार है उसका प्रतिशत है 7.7। ओके, 7.7% है। उसके बाद रीवा पन्ना का पठार, इसका परसेंटेज है, प्रतिशत है 10.37%। अगेन मालवा का जो पठार है इसका जो प्रतिशत है वह 28% है और यह सबसे बड़ा भूभाग है। मध्य प्रदेश के इन संरचनाओं में, भूभागों में सबसे बड़ा प्रतिशत है मालवा का पठार इसका। उसके बाद नर्मदा सोन घाटी, इसका प्रतिशत है 26%। ओके, तो इस प्रकार ये मध्य उच्च प्रदेश के जो प्रमुख 5 भूभाग थे उनका प्रतिशत है, और जो कि उनके भूभागों के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। अब जो इसका दूसरा विभाजन है, दूसरा जो भाग है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और ये जो है कुल इसका जो प्रतिशत है वह 11% है। ओके, जो कुल प्रतिशत है मध्य प्रदेश का उसका 11% है। जो तीसरा भाग है पूर्वी पठार है, जिसे बघेलखंड का पठार कहा जाता है, इसका प्रतिशत है 7%। ओके, 7% है। अब आप एक नज़र मैप में देख लीजिए, मैप में इसकी स्थिति, इन भूभागों की स्थिति देख लीजिए। तो सबसे पहले हम जो मुख्य रूप से 3 विभाजन किए हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश, इसके अंतर्गत ये 5 आपको भूभाग देखने को मिलेंगे, जिसमें मध्य भारत का पठार, ओके, पहला हो गया बुंदेलखंड का पठार, फिर मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ये जो मैंने टिक मार्क किए हैं ये हो गए सभी 5 भूभाग जो कि क्या कहलाते हैं, मध्य उच्च प्रदेश। ओके, मध्य उच्च प्रदेश कहलाते हैं। फिर से देख लेते हैं कौन से हैं। ये है मध्य भारत का पठार, जो कि सबसे उत्तर में दिख रहा है आपको, जो कि भिंड मुरैना का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है उस पर, उसके आसपास का क्षेत्र है, चंबल घाटी क्षेत्र। और जो दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में है और कुछ भाग उत्तर प्रदेश में शामिल है। जो आप छतरपुर, टीकमगढ़, ये जो देख रहे हैं ये बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। और भी हम विस्तृत से इनके बारे में अध्ययन करेंगे आगे की वीडियो में, पार्ट सेकंड में। तो ये 2 भाग हो गए। तीसरा भाग है विंध्याचल का जो क्षेत्र है, रीवा पन्ना का पठार। ओके, रीवा, सतना इत्यादि इसमें क्षेत्र शामिल है, जिले शामिल है। चौथा भूभाग है मालवा का पठार।
ये काफ़ी बड़ा भूभाग है। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत हमने देखा था अभी 28% है और सबसे बड़ा भूभाग है। इसके अंतर्गत काफ़ी क्षेत्र कवर होते हैं, जैसे कि इंदौर, भोपाल, विदिशा, ओके, रायसेन इत्यादि बड़े बड़े जो एरिया है वो। और यहाँ की जलवायु भी काफ़ी अच्छी है, जो कि हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 भाग हो गए। और ये 5वां है नर्मदा घाटी क्षेत्र, जो कि आप ये देख सकते हैं येलो कलर में नर्मदा घाटी क्षेत्र हैं। इस प्रकार से 5 भाग हो गए मध्य उच्च प्रदेश के, जो कि पहला जो मध्य उच्च प्रदेश था उसके अंतर्गत ये 5 भाग थे। और जो दूसरा भाग है, दूसरा जो डिवीज़न था उसके बारे में हम देखते हैं। जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है वो आती है दूसरे भूभाग के अंतर्गत। तो ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं नीचे में, ये सभी है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये इतना भाग आपको दिखाई दे रहा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का। इसके अंतर्गत और डिवीज़न किया गया है पश्चिमी सतपुड़ा, मध्य सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी। ओके, इसका आगे क्लासिफिकेशन है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये दूसरा डिवीज़न था सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का। और जो नेक्स्ट है डिवीज़न वो है बघेलखंड का पठार। ओके, जो आप ये जो कलर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं बघेलखंड का पठार, ये है, ये तीसरा भाग है। ओके, ये तीसरा डिवीज़न है। इस प्रकार से हमको ये 3 डिवीज़न के बारे में पढ़ना है। और इसके अंतर्गत जो मध्य उच्च प्रदेश के जो 5 भाग थे उनको आगे की वीडियोज़ में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये मैप के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आपको माइंड में एक चित्र बन गया होगा, एक ग्राफ बन गया होगा। अब हम कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये आप और डायग्राम में देख सकते हैं मालवा का पठार, ओके, रीवा पन्ना का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार, ये ब्लू कलर में आपको जो दिख रहा है ये मध्य भारत का पठार है। और ये नर्मदा सोन घाटी, ये जो इस प्रकार 5 डिवीज़न हो गए मध्य उच्च प्रदेश के। ओके, मध्य उच्च प्रदेश के ये 5 डिवीज़न हो गए। और दूसरा जो डिवीज़न था वो था सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जो कि आप ये पिंक कलर में देख सकते हैं नीचे में, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी ये है। और तीसरा जो था पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, ये जो भूभाग है ये आप देख सकते हैं बघेलखंड का पठार है। इस प्रकार 3 डिवीज़न किए गए हैं। ओके, उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं प्रमुख तथ्यों की। तो मध्य कर्क रेखा की यदि बात की जाए तो कर्क रेखा भारत के 8 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरती है, किंतु यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। और जो है ये मध्य प्रदेश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। और यह नर्मदा नदी के प्रवाह की दिशा के समांतर ये मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगला जो तथ्य है वह है मध्य प्रदेश का भूभाग प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। ओके, मध्य प्रदेश का जो भूभाग है वह कोई नया भूभाग नहीं है, वह काफ़ी पुराना भूभाग है, जो कि यदि आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे गोंडवाना लैंड तो इसका ये हिस्सा रहा है, काफ़ी पुराना भूभाग है। और मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है वह है 21 डिग्री 6 मिनट 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ओके, तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो आपको पोजीशन बताया गया है इसे आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। अब इसे याद करना काफ़ी आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको याद हो जाए। तो 21 डिग्री 6 मिनट, ओके, उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ओके। अब आपको 21 6 और 26 30 ये कैसे याद रखना है। यदि आप 21 में 5 जोड़ेंगे तो ये 26 आ जाएगा। वहीं
ओके, डिग्री का जो 21 डिग्री था उसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 26 डिग्री हो जाएगा। वहीं जो 6 मिनट था उसमें हम 5 जोड़ेंगे, 6 में 5 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाता है। ओके, इस प्रकार आसानी से आप याद रख पाएंगे 21 डिग्री 6 मिनट और 26 डिग्री 30 मिनट, दोनों क्या है, उत्तरी अक्षांश है। तो फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ, 21 डिग्री यदि इसमें आप 5 जोड़ेंगे तो 26 डिग्री हो जाएगा। वहीं 6 मिनट में यदि आप गुणा करेंगे 5 का तो कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। ये तो रहा उत्तरी अक्षांश की बात। अब देशांतर की बात करते हैं। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इसे याद कैसे करें, तो देखिए 74 जो है 74 है, और ये जो 82 है इसको हमको कोरिलेट करना है। कैसे करेंगे, 74 में यदि 74 में आप 5 ऐड करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 79। ओके, 74 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 79, और 79 में 3 अगेन फिर जोड़ना है। ओके, 3 अगेन फिर जोड़ना है तो 79 और 3 हो जाएगा 82। आपको इकट्ठे नहीं जोड़ना है, अलग अलग करके जोड़ना है। उसका रीज़न आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो 74 में हमने 5 जोड़ा, 79 आ गया, 79 में 3 जोड़ा तो 82 आ गया। अब जो 9 मिनट और 48 मिनट इसको कोरिलेट करना है, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ओके, 9 5 45 होता है, 9 5 होता है 45, 9 5 कितना हो जाएगा, 45, और 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48 आएगा। ओके, तो जो 74 82 को फिर से मैं दोहराता हूँ, 74 में यदि आप 5 जोड़ते हैं तो 79 होता है, 79 में 3 अगेन जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। आपको इकट्ठे नहीं जोड़ना है 5 और 3, बल्कि पहले 5 जोड़ना है फिर 3 जोड़ना है, इसलिए आपको याद रखने में आसानी होगी। तो ये तो रहा 74 और 82 के बीच संबंध। अब बात करते हैं 9 मिनट और 48। तो 9 5 45 गुणा करना है और उसमें 3 जोड़ना है, 9 5 45 और 3 48। इस प्रकार से आप बिल्कुल इसे भूल नहीं पाएंगे और एग्ज़ाम में आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बात करते हैं अगले फैक्ट की। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,244, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। तो इसका क्षेत्रफल है 3,08,244। मैं अलग से लिख देता हूँ, 3,08,244। ओके, यहाँ पर 5 लिखा गया है जो कि सही नहीं है। ओके, 3,08,244 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, जो वर्तमान है मध्य प्रदेश है उसका क्षेत्रफल, और जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 9.38% है। ओके, और ये फैक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अधिकांशतः एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों इसे। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों के साथ मिलती है। ओके, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय 7 राज्यों से मिलती थी मध्य प्रदेश की सीमा, किंतु जब इसका विभाजन हुआ 1 नवंबर 2000, इसके बाद ये 5 राज्यों से मिलती है। लास्ट वीडियो में हमने ये इस पॉइंट को भी डिस्कस किया था। तो और ये 5 राज्य कौन से हैं, ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, यूपी, जो कि इसके मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। उत्तर में मध्य प्रदेश की उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश है। ओके, दक्षिण में महाराष्ट्र है, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है, साउथ ईस्ट में। वहीं राजस्थान जो है पश्चिम में है, और गुजरात भी पश्चिम में है। गुजरात एग्जैक्ट पश्चिम में है, और राजस्थान जो है उत्तर पश्चिम में है, इसकी लोकेशन उत्तर पश्चिम है। इसके बाद जो मैप आएगा उसमें हम इसको और डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाए। ओके, ये तो थे कुछ प्रमुख फैक्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक फैक्ट ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको इसे बिल्कुल याद रख लेना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश को 2 भागों में तो विभाजित करती ही है, और किंतु यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। अब ये 14 जिले कौन से हैं इनके बारे में देखते हैं। तो ये 14 जिले हैं रतलाम, उज्जैन,
आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। फिर से देखते हैं, ये 14 ज़िले हैं रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। या 14 ज़िले आपको सारे के सारे याद नहीं रखने हैं। यदि आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपको ज़रूर याद रखने पड़ेंगे 14 ज़िले, किंतु आप वनडे एग्ज़ाम की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपको केवल इतना याद रखना है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 ज़िलों से होकर गुजरती है। और इसमें जो आगर ज़िला है ना, आगर जो है पहले आगर की जगह शाजापुर था, किंतु जब आगर नया ज़िला बना है उसके बाद ये शाजापुर की जगह आगर से होकर ये गुजरती है। ओके, ये आप मैप में भी देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं शाजापुर कट गया है और ये आगर ये दिखा आगर से गुजर रही है। ओके, ब्लैक कलर में शाजापुर को बताया गया। इसका अर्थ है ये शाजापुर से अब ना गुजर करके आगर से गुजरती है। इस प्रकार ये 14 ज़िलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश का विस्तार जो है एक्सटेंशन पूर्व से पश्चिम की ओर 870 किलोमीटर है। ओके, पूर्व से पश्चिम ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है? 870 है। वहीं उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार कितना है? 605 किलोमीटर है। ये भी फैक्ट काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए आपको इसे बिल्कुल याद रखना है। अर्थात जो पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई जो है अधिक है 870, और वहीं उत्तर से दक्षिण की ओर बात करें तो वह कम है, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा कम है। ओके, 605 है और 870, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इसे याद रखना है। तो ये तो थे मध्य प्रदेश के कुछ भौगोलिक विभाजन के प्रमुख तथ्य, और इसका विभाजन अब आगे का जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके जो प्रमुख भूभाग हैं उनके बारे में, उनकी विशेषताएं क्या है, इनके कुछ प्रमुख पॉइंट्स जो होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आगे मैं अगला पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।